गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? यस, मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, तो एंशियंट हिस्ट्री में क्लास क्लास में हम लोगों ने नियोलिथिक एज को ही कंटिन्यू कर रहे थे। और आज शायद नियोलिथिक एज का ये हमारा थर्ड क्लास है। पहले के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग, क्रोनोलॉजी एंड रिवोल्यूशन देखा था। सेकंड क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे। और आज ये थर्ड क्लास है जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि फीचर्स को कंप्लीट कर ले एंड बाकी की यूनिट्स भी जल्दी जल्दी कवर कर ले। राइट? किसी को कोई डाउट है फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? तो पॉटरी से शुरू करते हैं। Pottery became increasingly common in many Neolithic communities. Just a minute. Pottery became increasingly common in many Neolithic communities. ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में न्यूलिथिक जो कम्युनिटीज हुआ करते थे उन लोगों में पॉटरी इंक्रीजिंगली कॉमन हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू किया और ये कॉमन हो चुका था। फंक्शन, अब पॉटरी का फंक्शन क्या क्या होता है? स्टोरेज के पर्पस के लिए पॉटरी को बनाया जाता है, कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉटरी का यूज होता है। सेम यूसेज आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखेंगे और वहां पे भी पॉटरी मेकिंग जो कल्चर थे वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी मेकिंग कल्चर का एक मैच्योर फेज हमें देखने को मिलेगा। बहुत टाइप के पॉटरी मेकिंग हमें वहां पे पॉटरीज के डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेगा। राइट? और न्यूलिथिक एज में भी लोगों ने स्टोरेज, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए पॉटरी को बनाना शुरू कर दिया था। अब इससे क्या समझ आता है? पॉटरी मेकिंग से हमें क्या समझ आता है या फिर पॉटरी मेकिंग कल्चर क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स पीपल्स sedentary लाइफ, स्टोरेज एंड इंक्रीजिंग क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब पहली बात तो लोग सिडेंट्री लाइफ को डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर बर्तन है, पहले सोचो लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे। अभी जब लोगों के पास किचन यूटेंसिल्स है और बर्तन है, इसका मतलब लोग एक जगह पे बना रहे हैं, मिट्टी से बना रहे हैं। मतलब मिट्टी में धूप में सुखा रहे होंगे उसको, पानी से मिट्टी से मिक्स करके बना रहे हैं, सिडेंट्री लाइफ को लीड कर रहे हैं। सिडेंट्री लाइफ को लीड करने का ये दूसरा एविडेंस है, सेकंड एविडेंस है। स्टोरेज का एविडेंसेस हमें मिलता है एंड क्राफ्ट, उस टाइम पे प्रिमिटिव पीपल क्राफ्ट स्पेशलाइजेशंस में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशंस कर रहे थे, क्राफ्ट मेकिंग में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुके थे। ये एविडेंसेस भी हमें मिला। ठीक है, तो पॉटरी मेकिंग कल्चर हमें काफी सारे पॉइंट्स को बताता है। अब यहाँ पे कुछ चीज आप लोगों को ध्यान में देना है। सी, pottery is not a universal defining characteristics of every early Neolithic community. मतलब उस टाइम पे न्यूलिथिक पीरियड पे जितने अर्ली न्यूलिथिक कम्युनिटीज हुआ करते थे, सारे लोगों के लिए पॉटरी कॉमन नहीं था। मतलब कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको पॉटरीज के बारे में आइडिया लग चुका था, जो पॉटरी मेकिंग शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो दूसरे किसी और पार्ट में, दूसरे किसी और रीजियन में लोगों को अभी तक पॉटरी के बारे में पता नहीं चला था। ठीक है, तो किसी रीजियन में लोग पॉटरी मेकिंग शुरू कर चुके थे, तो किसी रीजियन में लोगों को पॉटरी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्ली न्यूलिथिक कम्युनिटी के लिए पॉटरी कोई यूनिवर्सल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यूनिवर्सल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो कि कॉमन है सबके लिए। मैंने पहले ही कहा था, जब जिस एज का टाइम पीरियड कॉमन नहीं है, तो उस एज का कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स कैसे कॉमन हो सकता है? राइट? कैसे यूनिवर्सल हो सकता है? तो वेरी ऑब्वियस है कि किसी रीजन पे पॉटरी मेकिंग बिगिनिंग पे था, किसी रीजन पे पॉटरी मेकिंग बिल्कुल
जीरो पे था, मतलब लोगों को पता ही नहीं था। तो किसी रीजन पे पॉटरी मेकिंग मैच्योर फेज पे हो चुका था। ठीक है। सम अर्ली नियोलिथिक कल्चर्स वर इनिशियली एक्टिव। कुछ अर्ली नियोलिथिक कम्युनिटीज थे, नियोलिथिक कल्चर्स थे, जो कि वेर इनिशियली एक्टिव में। ओके, सी, यस। अच्छा, ये एक्रेमिक नहीं होगा, सॉरी, ए सिरामिक। ए सिरामिक का मतलब क्या होता है, या फिर एस सिरामिक का मतलब क्या होता है? लैकिंग और नॉट प्रोड्यूसिंग और नॉट यूजिंग pottery and other ceramic items, right? ये सिरामिक का मतलब होता है कि जहां पे पॉटरी या फिर दूसरे सिरेमिक आइटम्स का ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना यूज हो रहा है। इसका मतलब बहुत सारे न्यूलिथिक पीरियड में बहुत सारे रीजन पे लोग पॉटरी बना रहे थे, और कुछ रीजन पे लोग नहीं बना रहे थे क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था, राइट? यहाँ तक क्लियर है? तो पॉटरी मेकिंग समझ आया। यहाँ पे कुछ इमेजेस आप लोग देख सकते हो। यस। तो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस है पॉटरी का, ये आप लोग हर पॉटरी का देखो अलग अलग नाम है। सबको क्लियर दिख रहा है? जैसे ये है फर्स्ट वर्ड, हैंडमेड रेडवेयर, सिंपल पॉट्स मेड बाय हैंड यूजिंग लोकल क्ले, कॉमन इन अर्ली न्यूलिथिक लेवल्स। कॉड इम्प्रेस्ड पॉटरी, कॉड मार्क पॉटरी, ठीक है, इंसाइज्ड पॉटरी, पंक्चुएटेड पॉटरी। क्लियर? ये आप लोग थोड़ा सा पीडीएफ से देख लीजिएगा। क्लियर? ब्लैक टॉप्ड वेयर, बोल्स, उस टाइम पे बोल्स भी हुआ करते थे, स्टोरेज जार्स, कुकिंग पॉट्स, पिडेस्टल डिश, राइट? ये देखो, ये कॉइलिंग टेक्निक था, हैंडमेड कॉइलिंग टेक्निक, क्ले रोल्स वेर प्लेट्स एंड जॉइंट। देन कॉमन शेप्स, कुछ इसी टाइप के शेप्स में पॉटरी को बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो चीज अभी अभी मैंने बताया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक के साइट्स हैं जिस जगह पे पॉटरी को बनाए जाते थे, जैसे मेहरगढ़, बुरजाहोम, चेरान, कोल्डीबा, उतनर, देवलिया हैंडलिंग एंड पिकलिहल। ये जितने भी नाम हैं, ये नाम आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? स्क्रीन विजिबल है? मेहरगढ़, बुर्जुआ, चिरांग, कोल्दिवा, उतनूर, दाऊजल हैडिंग, पिकलिहाल। क्योंकि ये सारे साइट्स नेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ कौन से जगह पे पॉटरी को बनाए जाते थे, कौन से जगह पे नहीं। बात करेंगे वेविंग एंड टेक्सटाइल्स की। उस टाइम पे वेविंग एंड टेक्सटाइल भी यूज होते थे। न्यूलिथिक कम्युनिटीज Neolithic communities increasingly use plant fibers, animal fibers. Evidence include spindle bones, loom-related objects, impression of textiles. ठीक है, तो ये सारी एविडेंस है। फर्स्ट, स्पिंडल बोन्स, loom-related objects, impressions of textiles. These indicate development of spinning, weaving and textile production. तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूलिथिक एज में आके ह्यूमन बींग्स कितना ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके थे। ये इस एज में एक मेजर ट्रांजिशन हुआ था, और यही चेंजेस की वजह से नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का जो टर्म है कि
पॉपुलर हुआ था, या फिर इसी मेजर चेंजेस की वजह से नियोलिथिक डेवलपमेंट को नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। रॉ मटेरियल यूज कुछ इस तरीके से प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स में फ्लैक्स, हेम्प, ये सब यूज होते थे। कॉटन, बास्ट फाइबर्स फ्रॉम ट्रीज, एनिमल्स में ऊल, हेयर, फर एंड हाइड्स पे यूज किया जाता था। कुछ टाइप के टूल्स ऑफ वेविंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शंस के लिए स्पिंडल होल, स्पिंडल स्टिक, बोन और एंटलर नीडल और बीटर, बोन कॉम्ब, कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। ये सारे बोन से बनाए जाते थे और फिर इसको स्पिनिंग के लिए, राइट, यूज किए जाते थे। स्पिनिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल देख लो, ताकि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से टूल्स वेविंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यूज होते थे। बाकी स्पिनिंग प्रोसेस क्या है इतना ज्यादा डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हुआ करती थी न्यूलिथिक एज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई विलेज एज के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना पुराना तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। यस, हाँ बिल्कुल, ये एकदम से जैसे यहाँ पे जितने भी टूल्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज किए जाते थे वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुके थे, है ना। चल, फूड स्टोरेज, अब देखो उस एज में फूड को किस तरीके से स्टोर किया जाता था। एग्रीकल्चर क्रिएटेड मेजर न्यू प्रॉब्लम्स, हाउ टू स्टोर सरप्लस फूड। अब एग्रीकल्चर होगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो सबसे पहले न्यूलिथिक पीपल के सामने एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से फूड को स्टोर किया जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से स्टोरेज पिट्स बना के फूड को स्टोर किया जाता था। लार्ज स्टोरेज जार्स बना के, बड़े बड़े पॉटरीज बना के फूड को स्टोर किया जाता था। स्टोरेज बिन्स और साइलोज, ये जो टर्म है साइलोज, इसको ध्यान में देना, ये इंपॉर्टेंट है। साइलोज, व्हाट इज साइलो, व्हाट आर साइलोज, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बिन्स और साइलेज को बनाए जाते थे मड से, ठीक है, मड, क्ले और स्टोन से, और यहाँ पे ग्रेन को सेफली रखा जाता। देन कुछ इस तरीके से रेस ग्रेनरीज बनाए जाते थे। देन बास्केट एंड कंटेनर्स को भी बनाए जाते थे, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन्स को रखा जाता था। देन स्टोरेज रूम्स, एक बहुत बड़ा सा रूम बनाया जाता था और उसके अंदर पॉटरीज में ग्रेन्स को रख के फिर उसको उस स्टोरेज रूम में रखा जाता था। तो ये जितने भी स्टोरेज टेक्निक होते थे ये नियोलिथिक कम्युनिटीज को हेल्प करते थे टू मैनेज सरप्लस फूड एंड सर्वाइव लीन सीजन्स एंड सपोर्ट सेटल्ड विलेज लाइफ। अब देखो लोग एक जगह पे रहेंगे तो लोगों को तो लगेगा ना कि हम लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो हमारे पास खाना पीने के लिए खाना होना चाहिए, सरवाइव करने के लिए खाना होना चाहिए, फूड होना चाहिए। हम लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए स्टोरेज इनके लिए इतना ज्यादा नेसेसरी बन चुका था। इन लोगों ने स्टोरेज पिट्स बनाए, ग्रैनरीज बनाए, लार्ज पॉटरीज वेसल्स बनाए, अदर स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनाए। सिग्निफिकेंस क्या था? फूड स्टोरेज का सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फ्यूचर के लिए इनके पास एनफ फूड था। तो इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प मिला। सिडेंट्री सेटलमेंट के लिए ये बेस्ट था। देन वेल्थ एक्युमुलेशन, लोगों के पास फूड ज्यादा होने लगा, तो उस टाइम पे फूड ही वेल्थ हुआ करता था, राइट। तो वेल्थ एक्युमुलेशन का कॉन्सेप्ट भी आया, वेल्थ एक्युमुलेशन का सिस्टम भी जनरेट हुआ, सोशल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिला। इस टाइम पे भी जिनके पास फूड हुआ करते थे उनका जो पावर था ज्यादा था,
जिनके पास ऊँट नहीं हुआ करते थे, उनका जो पावर था, उनका जो सोशल स्टेटस था या फिर समाज में जो कंडीशन थी वो खराब थी। सी ह्यूमन बीइंग्स में जो भी सिस्टम आज के डेट पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे लाइफस्टाइल में, ये सिर्फ आज का दिन नहीं है। ये सालों पहले इसका फाउंडेशन हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ आया कि फूड स्टोरेज का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो नियोलिथिक एज कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना ज्यादा सिविलाइज्ड है, लोग कितना ज्यादा सिविलाइज्ड है, कितना ज्यादा मॉडर्न एंड डेवलप्ड पीरियड है। राइट नाउ ग्राइंडिंग स्टोन्स, अब ग्राइंड करने के लिए भी बहुत सारे नियोलिथिक एज में बहुत सारे स्टोन को यूज किया जाता था, जैसे कॉमन टूल्स ग्राइंड करने के लिए क्वर्न्स, मूलर्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स को यूज किया जाता था। ये देखो क्वर्न्स एंड हैंडस्टोन, ये क्वर्न्स है और ये हैंडस्टोन है। ये मूलर कुछ इस तरीके से दिखता है। ग्राइंडिंग बेसिन, ये तो आज के डेट पे भी काफी सारे फैमिलीज के किचन में देखने को मिलता है। एंड ग्राइंडिंग स्लैब एंड रोलर, ये भी देखने को मिलता है ना? हाँ, बहुत सारे घरों में ये भी होते हैं। यस। ग्राइंडिंग स्टोन को किस लिए यूज किया जाता था? सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए, प्लांट फूड्स को प्रोसेस करने के लिए और प्रिपेयर मतलब फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो सोचो उस टाइम पे भी फूड को प्रिपेयर किया जाना शुरू हो चुका था। ग्राइंडिंग स्टोन से सीरियल को प्रोसेस किया जाता था एंड देन एग्रीकल्चर और फूड को प्रोड्यूस किया जाता था। क्लियर है? वाह। ये सब एकदम स्टोरी की तरह है ना? कि उस टाइम पे कि लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज्यादा डेवलप हो चुका था कि लोग ऑलमोस्ट सिविलाइज्ड होने के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट कर चुके थे, है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। बोन टूल्स, नियोलिथिक एज में बहुत सारे बोन टूल्स को भी यूज किए जा रहे थे। जैसे उस टाइम पे नियोलिथिक पीपल बोन पॉइंट्स, ऑल्स, नीडल्स इनको यूज करते थे। सी बोन टूल्स उस टाइम पे भी यूज होते थे, हर एज में बोन टूल्स यूज होते थे, लेकिन उनका शेप, उनका साइज एंड उनका नेम चेंज हो जाता था। तो कौन से एज में कौन से बोन टूल्स यूज होते थे, उनका क्या नाम था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है? तो दिस डेमोन्स्ट्रेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बियॉन्ड स्टोन। सिर्फ स्टोन का ही यूज नहीं हो रहा था, बोन्स का भी यूज हो रहा था और इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। ये देखो, सबको दिख रहा होगा ना? यस। बोन टूल्स, फर्स्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, ये जो पॉइंट करके ये जो टूल है, इसको बोन टूल कहा। वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? यस, ये जो फर्स्ट टूल आप लोग देख रहे हो, ये है बोन पॉइंट, यूज्ड एज स्पीयर हेड और एरो हेड। ठीक है? एरो हेड पे, स्पीयर हेड पे उसको यूज किया जाता था। जितने भी बोन टूल्स है उसको दूसरे वुड से, वुडन स्ट्रक्चर के साथ या फिर स्टोन स्ट्रक्चर के साथ अटैच करके ही इनको बनाया जाता था। देन ये है बोन ऑन, जिसको मेकिंग होल्स इन लेदर और हाइट्स, लेदर में हाइट करने के लिए, होल करने के लिए यूज किया जाता था। बोन नीडल है, ठीक है, जिसको सिविंग के लिए, लेदर को सिविंग करने के लिए काम यूज किया जाता था। बोन हार्पून है, यूज्ड फॉर फिशिंग पर्पसेस। बोन फिश बुक है, फिश हुक है, ठीक है, जो फिश को पकड़ने के लिए यूज होता था। बोन स्पैचुला है, देखो बोन से ये लोग स्पैचुला बनाते थे,
यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग और अप्लाइंग सब्सटेंसेस। ओके। बोन हैंडल है, यूज टू होल्ड स्टोन और अदर टूल्स। इसके अंदर क्या होता था, स्टोन को या फिर अदर टूल्स को इस साइड पे या फिर इस साइड पे अटैच कर दिया जाता था। और ये जो बोन स्पैचुला है, इसको भी इसके अंदर दूसरे किसी सब्सटेंस को अटैच करके इसको एक कॉम्पोजिट टूल बनाया जाता था। बोन चिसिल यूज फॉर आउटलिंग और कैनिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलो, बात करेंगे ब्यूरियल्स की। Burial practices become increasingly elaborate in some Neolithic communities. कुछ Neolithic communities से evidences मिले हैं जहाँ पे elaborate form में burial practices किया जाता था। ठीक है, जैसे जिन जिन communities burial practices को elaborate तरीके से यूज करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, वहां से क्या क्या एविडेंस मिला है इंडिविजुअल ब्यूरियल्स का, कि किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को ब्यूरियल के अंदर बरी किया जाता था और इंडिविजुअल ब्यूरियल्स का एविडेंस मिला है। ब्यूरियल्स बीनीथ हाउसेस, लोगों ने अपने घर के नीचे लोगों का ब्यूरियल्स बना के रखा है, ये बहुत ही डरावना है ना? यस। ग्रेव गुड्स, लोगों के साथ उन्होंने गुड्स को भी ब्यूरियल्स में रखा है। एनिमल एसोसिएशंस इन सम कॉन्टेक्स्ट, मानो किसी ने अपने पेट से बहुत लगाव था, तो क्या हुआ, जैसे ही उनके डेथ हो गया तो उनके ब्यूरियल्स में एनिमल्स को भी रखा गया। ब्यूरियल्स से क्या समझ में आता है, क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट, उस टाइम पे लोगों का बिलीफ सिस्टम था। सी, लोगों एक दूसरे के साथ लोगों का एक अटैचमेंट था, एक बॉन्डिंग था, बिलीफ सिस्टम था। तो ये हमें ब्यूरियल से समझ में आता है। अगर लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ लोगों का कुछ कनेक्शन नहीं है, लोगों का अटैचमेंट नहीं है, तो लोग क्यों दूसरों को, मतलब दूसरे के लिए ब्यूरियल्स बनाएंगे, राइट? क्यों दूसरों को आफ्टर देयर डेथ उनको ब्यूरियल्स में रखेंगे? तो अब ब्यूरियल से हमें ये समझ में आता है कि नहीं, उनके बीच में एक बिलीफ था, एक फेथ सिस्टम वर्क कर रहा था, अटैचमेंट था। रिचुअल, उस टाइम पे भी लोग रिचुअल को प्रैक्टिस करते थे प्रॉपर वे में। ब्यूरियल्स को बनाने का मतलब ही होता है रिचुअल को प्रैक्टिस किया जा रहा है। सोशल आइडेंटिटी, लोग अपने बारे में जानते थे, अपने समाज के बारे में जानते थे, उनके पास एक सोशल आइडेंटिटी हुआ करता था, ये भी इंडिकेट करता है। देन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड डेथ के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके लिए भी लोग ब्यूरियल्स को प्रैक्टिस करते थे। क्लियर? ब्यूरियल्स की इमेज मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल्स में आप लोगों को समझाना पड़ेगा, है ना? ये देखो, यहाँ पे 3 लोग, मल्टीपल ब्यूरियल्स भी यूज होते थे। प्राइमरी ब्यूरियल्स, यहाँ पे ब्यूरियल विथ कॉर्पस, more than one individual buried in the same pit, burials with ornaments। ठीक है, ये सारी चीजें। और नियोलिथिक एज में मैं दोबारा बता देती हूँ, नियोलिथिक एज में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख रहे हो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे एलिमेंट्स, सारे फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, न्यूलिथिक एज का मतलब होता है सिविलाइजेशन का बिगिनिंग, और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, राइट? तो इसीलिए काफी सारी सिमिलरिटीज आप लोगों को देखने को मिले। नाउ, न्यूलिथिक रिलीजियन एंड बिलीव्स। देखो, न्यूलिथिक पीरियड में ब्यूरियल से हमें समझ आया कि इस टाइम पे लोगों के पास कुछ बिलीफ था, लोग कुछ बिलीफ सिस्टम पे बिलीव करते थे, लोग कुछ फेथ पे, मतलब लोगों का फेथ एंड बिलीफ था, राइट? तो कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चला, राइट? जैसे लोग उस टाइम पे लोगों का जो स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था, उसका एविडेंस हमें ब्यूरियल्स के थ्रू पता चला है, ग्रेव गुड्स के थ्रू पता चला है, फिगरिन्स के थ्रू, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, एनिमल सिंबोलिज्म के थ्रू पता चला है, रिचुअल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पता चला है, राइट? लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो,
स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ का होना, ठीक है। और आप लोग ऐसा मत सोचो कि अच्छा न्यूलिथिक रिलीजियस पे न्यूलिथिक पीरियड पे लोग एनिमल्स को मानते थे, लोग एनिमिज्म के ऊपर फोकस करते थे, या लोग मतलब गुड्स के ऊपर फिगरेंस के ऊपर मानते थे, तो मतलब मदर गॉडेस उनका भगवान हो सकता है? नहीं। ये ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन आप लोग बनाते हो ना कि न्यूलिथिक एज में जब सारा सब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिमिलर है, तो मे बी मदर मदर गॉडेस को भी ये लोग मानते होंगे। तो मदर गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। न्यूलिथिक एज पे लोगों का एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम था। इसका मतलब यहाँ पे लोग मदर गॉडेस को नहीं मानते थे। मदर गॉडेस पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, न्यूलिथिक रिलीजियन के साथ वो लोग मदर गॉडेस को इक्वेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? यहाँ से हमें एक स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चला है, दैट्स इट। अब क्या है क्या नहीं है अभी तक डिटेल्स में नहीं पता चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर है? बस यही मुझे बताना था। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? बात करेंगे नियोलिथिक साइट्स का। अच्छा, नियोलिथिक साइट्स के अलावा देखते हैं क्या और ड्यू है। यस, एश माउंट्स। नियोलिथिक साइट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग एश माउंट्स को डिस्कस करके और व्हाई दिस एज इज इम्पोर्टेंट, ये दो सब यूनिट को कवर करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो जा रहा है। एश माउंट्स, one of the most distinctive features of the South Indian Neolithic age। साउथ इंडिया में जो न्यूलिथिक एज ऑब्जर्व किया गया था, उसमें से सबसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स अगर ऑब्जर्व होता है, उसका नाम है एश माउंट। एश माउंट है क्या? देखो, large accumulation of ash found at certain Neolithic sites। एश माउंट्स, ये एक माउंट्स है जो कि एश से बना है, इसी को हम लोग एश माउंट्स बोलेंगे। क्लियर? एक पर्टिकुलर जगह पे जब लार्ज अमाउंट में एश को एक्यूमुलेट किया जाएगा, तो हम लोग उस माउंट्स को एश माउंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये एश किसके होते थे? जनरली ये एशेस एसोसिएटेड होते थे विद कैटल्स, पेस्टोरल एक्टिविटी, बर्निंग इवेंट्स, रिपीटेड ऑक्यूपेशन और यूज ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस। देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। ये एशेस किनके होते थे? कैटल्स के होते थे, ठीक है। देन किसी चीज को बर्न किया गया है, ठीक है। जो भी चीज को बर्न किया जाता था, उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट करके रखा जाता था। क्लियर है? समझ आया? अब ये जो एश माउंट्स है, ये एक पेस्टोरल एक्टिविटी है। क्लियर? पेस्टोरल एक्टिविटी का मतलब क्या है? पेस्टोरल एक्टिविटी का मतलब है कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल लाइफ एंड एनिमल हर्डिंग, ठीक है। जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, जिनका डेथ हो चुका है ह्यूमन बींग्स के साथ, उस टाइम पे न्यूलिथिक लोगों के साथ उनका क्या कनेक्शन था, उसको इंडिकेट करने के लिए उस टाइम पे लोग क्या करते थे? एश माउंट्स बनाते थे। जो चीज बर्न हो चुका है, कोई एनिमल बर्न हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल डेथ हो, किसी एनिमल का डेथ हो चुका है, उसके एश को यहाँ पे एश माउंट्स के अंदर रखा जाता था, एक जगह पे उसको एक्यूमुलेट किया जाता था, और ये एक पेस्टोरल एक्टिविटी भी हुआ करता था। और ये चीज रिपीटेड ऑक्यूपेशन को बताता है, यूज ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस। मतलब कोई एक जगह पे मानो कोई बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो चुकी है, उनको बर्न किया जाएगा और
उनके एशेस को एक जगह पे एकोमुलेट फेंका जाएगा और एकोमुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से बना माउस को ऐश माउस बोला जाता है। क्लियर? अब कौन से जगह पे ऐश माउस को रखा जाता था? कुतनूर, बुधिलाल, कुपगल, कुतनूर, बुधिलाल एंड कुपगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम साउथ इंडियन नाम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इसको याद में रखना, ठीक है। तो ये देखो ऐश माउस कुछ इस तरीके से होते हैं नियोलिथिक एज में। ये देखो यहाँ पे इमेज से आप लोग समझ पा रहे हो, ये एक माउस के फॉर्म में है और इसी तरीके से ऐश माउस को बनाए जाते थे। ऐश माउस आर लार्ज heaps of ash, charcoal and bones and potteries। मतलब जो पॉटरीज, टूटे फूटे जो पॉटरी के रेमनेंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, चारकोल होते हैं, ठीक है, जो एशिश होते हैं, उनका एक माउंट होता है, उनका एक एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेशन होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन साउथ इंडिया। ज्यादातर केस में साउथ इंडिया में ही एश माउस मिलते थे। दीज माउस आर एसोसिएटेड विथ कैटल रियरिंग एंड पेस्टोरल एक्टिविटीज। और ये माउस कैटल रियरिंग से रिलेटेड है, तो इसीलिए कैटल के एशेस यहाँ पे मिलते थे एंड पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। और इस माउस के थ्रू मतलब कोई भी इंसान का उस कैटल का या फिर एनिमल्स का क्या रिलेशन है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल की रिलेशनशिप को भी बताता है। Ash was formed by repeated burning and cattle dung are remains, ठीक है। They provide important information about Neolithic pastoral life। और यहाँ से हमें Neolithic pastoral life के बारे में काफी सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। Ash mound समझ आया? ये साइट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो बात करेंगे कि व्हाई दिस नियोलिथिक एज इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इकोनॉमिक ट्रांजिशन, कि ये वो पहला एज है जहां पे एक लार्ज स्केल में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिला था। पहले लोग फूड गैदरिंग थे, अभी लोग फूड प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, फूड प्रोडक्शन देखने को मिला। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें ऑब्जर्व करने को मिला। प्लेट टूल्स, पहले पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज में प्लेट टूल्स को बनाए जाते थे, लेकिन इस एज में आके ग्राउंड और पॉलिश्ड टूल्स को बनाए गए, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया गया। सेटलमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जैसे पहले मोबाइल ग्रुप्स हुआ करते थे, लोग नोमैडिक और सेमी नोमैडिक होते थे। इस एज में आके लोगों ने परमानेंट और सेमी परमानेंट विलेज सिस्टम डेवलप कर चुके थे, राइट। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला, पहले लोग स्मॉल इगलिटेरियन ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन इस एज में आके लोग हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में लोग रहने लगे, बहुत ज्यादा हाउसेस बनने लगे, राइट। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने लगे अलग अलग घरों में, ठीक है। इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, नेचुरल लैंडस्केप से ह्यूमन मैनेज लैंडस्केप का जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन इस फेज से ही डेवलप होना शुरू हो गया था। यस, तो ये था नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक पीरियड का एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। और यही वो फैक्टर्स है, रीजंस है, जिसकी वजह से नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। सो यस, आज के क्लास में हम लोगों ने फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है, नियोलिथिक रिलीजियन, साइट्स, ऐश माउंट्स एंड इम्पोर्टेंस को देख लिया है। अच्छा, नियोलिथिक साइट्स को हम लोगों ने नहीं देखा है, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो बस इस क्लास से, इस एज से सिर्फ नियोलिथिक साइट्स ड्यू है, जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर नियोलिथिक एज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यस, चलिए फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।